आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग सीडीपी का एमसीक्यू नंबर सेट 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग आपका 30 क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और जब आप सेशन को देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे ये चेक करने का कि आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हो रहा है इन 30 क्वेश्चन में। ये 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया था, वो सारे को भी रख दिए हम। और पूरा का पूरा सेशन का टॉपिक एक सेम टॉपिक से ही हम लोग पूरा सेशन को बनाया है 30 क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था या टीन की उम्र किसके बीच होती है। यानी आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर जो किशोरावस्था होती है उस टाइम एज ग्रुप क्या होती है, किशोरावस्था में बच्चे का एज क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका 2012 के टेट एग्जाम में 6 to 8 वाला में पूछा गया था। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम लोग पूरा का पूरा फेज को बांटे ह्यूमन डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका शैशवावस्था। तो शैशवावस्था कितने से कितने साल के एज ग्रुप को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं? तो शैशवावस्था जो है आपका वो जन्म से लेकर के 5 से 6 साल तक को हम लोग क्या मानते हैं? शैशवावस्था के रूप में हम लोग मानते हैं। शैशवावस्था के बाद जो आता है वो आता है आपका बाल्यावस्था। ये पूरा का पूरा सीरीज आप याद रखिएगा कि किसके बाद क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि शैशवावस्था के बाद कौन सा अवस्था होगी या बाल्यावस्था के बाद कौन सा अवस्था होगा। तो बाल्यावस्था हम लोग कह सकते हैं 5 या 6 साल से लेकर के 12 साल तक की उम्र को हम लोग बाल्यावस्था के कैटेगरी में रखते हैं। बाल्यावस्था के बाद जो कैटेगरी आता है वो आपका आता है किशोरावस्था। और किशोरावस्था का जो एज ग्रुप है वो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम लोग मान सकते हैं कि 12 से लेकर के 18 साल या 13 से लेकर के 18 साल, क्या 12 या 13 या 13 से लेकर के 18 साल तक के एज ग्रुप को हम लोग किशोरावस्था के नाम रूप में जानते हैं। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें कि किशोरावस्था के बाद कौन सा अवस्था आती है, तो किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आती है और इसका जो एज ग्रुप है वो क्या है आपका? ये सारे एज ग्रुप आप याद रखिएगा। प्रौढ़ावस्था का एज ग्रुप आपका 18 से लेकर के 40 साल तक को हम लोग प्रौढ़ावस्था के एज ग्रुप में रखते हैं। और फिर प्रौढ़ावस्था के बाद आपका आ जाता है वृद्धावस्था। क्या आ जाता है आपका? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था का जो कैटेगरी है वो हो जाएगा आपका 40 साल के बाद हम लोग क्या मान लेते हैं कि वो वृद्धावस्था में पहुंच चुके हैं। इधर बारिश बहुत ज्यादा हो रहा तो बीच में आवाज थोड़ा बहुत आ सकता है आपको। तो किशोरावस्था का एज ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि किशोरावस्था का जो एज ग्रुप है वो 13 से लेकर के 18 ईयर्स तक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका 2012 का टेट एग्जाम में पूछा जा चुका है झारखंड में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि एफ जी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो जनरली एफ जी फ्रेंच मेथड जो है ये आपका संबंध है स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। ये आपका कौन सा थ्योरी से कनेक्टेड है? स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग लैंग्वेजेस। यानी कि लैंग्वेज जब हम लोग टीच करते हैं तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि हम लोग स्ट्रक्चरल अप्रोच से हम लोग लैंग्वेज को क्या करें, बच्चों को सिखाएं। तो ये जनरली किस चीज से जुड़ा हुआ? ये जनरली लिखा हुआ आपका लिखने वाला पार्ट से जुड़ा हुआ आपका एफ जी फ्रेंच मेथड। अब ये स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो एफ जी फ्रेंच कुछ प्रिंसिपल दिए थे इस स्ट्रक्चरल अप्रोच को लेकर के। इन्होंने क्या कहा था कि लैंग्वेज की आदत को फ्रेम करना काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं। साथ ही साथ स्पीच का इंपॉर्टेंस इन्होंने बताया कि स्पीच का काफी इंपॉर्टेंस है जब आप लैंग्वेज को सिखाएंगे। साथ ही साथ इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे लैंग्वेज सीख रहा है आपसे उसका एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क दिया गया। इसमें कहा गया कि जब आप लैंग्वेज प्रैक्टिस कराएंगे तो उसको बोल बोल के भी आप प्रैक्टिस कराएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बच्चा कोई नया लैंग्वेज सीखता है और जब उसको ओरली वो बोलता है तो फिर बाकी चीजें उसका अपने आप बिल्ड होते चलता है। फिर उन्होंने क्या बताया कि हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर है और जब हम लोग बच्चों को लैंग्वेज सिखाएंगे तब ग्रामर के रूल को टीच कराने से बेहतर है कि आप क्या कराएंगे, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंगफुल कंटेक्स्ट बनाएंगे। जैसे कि आप ड्रामा ड्रामा करवा सकते हैं उस लैंग्वेज के ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर आप फेशियल एक्सप्रेशन के लिए बोल सकते हैं बच्चे को, उस लैंग्वेज के ऊपर ऊपर आप कुछ एक्शन करा सकते हैं। ग्रामर से ज्यादा इस पर ज्यादा रोल प्ले, ज्यादा ध्यान देने के लिए बोला गया, किसके द्वारा? एफ जी फ्रेंच के द्वारा। और साथ ही साथ क्या बताया कि वन आइटम ऑफ लैंग्वेज इज टॉट एट वन टाइम, यानी एक टाइम में आप उस बच्चे को एक ही लैंग्वेज सिखाए तो बेहतर है। ऐसा ना है कि एक ही टाइम में आप उसको इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, हिंदी भी सिखा रहे हैं, बांग्ला भी सिखा रहे हैं,
जो जनरली हम लोग अपना इंडिया में देखते हैं, तो वहाँ क्या देखते हैं कि एक ही साथ बच्चा 2 या 3 लैंग्वेज सीखता है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि बाद में देखा जाता है कि ना तो वो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर हो पाता है, ना वो बाकी लैंग्वेज में हो पाता है। तो एक टाइम एक ही लैंग्वेज सिखाने पर जोर दिया किसने? एफजी फ्रेंच ने। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच एफजी फ्रेंच का ये सारे प्रिंसिपल हो गया। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि एफजी फ्रेंच मेथड का प्रयोग किसकी शिक्षा देने के लिए हम लोग करते हैं? तो हम लोग किसकी? हम लोग लिखने लिखने के प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग एफजी फ्रेंच मेथड का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, और ये क्वेश्चन भी आपका झारखंड टेट एग्जाम 2012 में पूछा गया था कि खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है। अगर किसी बच्चा का या किसी व्यक्ति का अगर लिखावट बहुत ही खराब है, तो उससे उसका किस चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो उससे बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का अगर खराब हैंडराइटिंग है तो उसका बुद्धि कम है, बुद्धि से हैंडराइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उनका हैंडराइटिंग खुद बहुत खराब था, जबकि वे क्या इतने सारे नॉवेल्स लिखे, नोबेल पुरस्कार तक पाए। तो इससे क्या साबित होता है कि खराब लिखावट का बुद्धि के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है 2012 में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रहों में बढ़ोतरी होती? गहन पढ़ाई मतलब डीप स्टडी। डीप स्टडी मतलब जब बच्चा स्वयं कुछ चीज को सीखने के लिए पढ़ते हैं। डीप स्टडी का मतलब होता है कि बच्चा खुद, यानी जब बच्चा वो खुद सेल्फ स्टडी करता है। तो जब बच्चा सेल्फ स्टडी करता है तो उसके साथ क्या क्या कनेक्ट हो जाता है कि वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लर्निंग उसके साथ जुड़ जाता है। जो भी पहले वो सीखे है उसको ऐड करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इस टाइम क्या हो जाता है, खोजी प्रवृत्ति का हो जाता है। जब वो सेल्फ स्टडी करता है, कुछ अगर उसको समझ में नहीं आया तो वो क्या करता है, वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर मेथड माना गया है डीप स्टडी के अंतर्गत। तो इसमें बच्चा का क्या होता है, बच्चा इसमें सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय। और सक्रिय होने के कारण बच्चे का शब्द संग्रह में क्या होती है, बढ़ोतरी होता है। कोई भी चीज, छोटा सा चीज वो सीख रहा है, फिर वो उसको कनेक्ट करने के लिए दूसरा चीज सीख रहा है, तो उससे क्या हुआ, उसका वर्ड पावर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार का शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होता है? एक्टिव। तो आंसर हो जाएगा इसका सक्रिय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करने से पहले अगर आप जेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको नोट्स एंड टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लासेस देखने को मिलेगी। उसमें पेपर 1 का कोर्सेस अवेलेबल है, पेपर 2 का अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज भी सारे के अवेलेबल है। तीन सारे चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नोनो एप्लीकेशन के माध्यम से। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षण अधिगम अंत क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तभी हम लोग देखें कि कौन कौन सी अवस्था है, जैसे शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अब किशोरावस्था में जब बच्चे एंट्री करते हैं तो वो शुरुआती होती है। उत्तर मतलब वो एकदम लास्ट फेज में, जब वो किशोरावस्था उसकी खत्म होने वाली है, उस टाइम यहाँ पूछा जा रहा है कि उस टाइम क्या होगा। उस टाइम कक्षा शिक्षण अधिगम अंत क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति, यानी जब बच्चे उत्तर किशोरावस्था में होंगे और उस टाइम आप टीचिंग लर्निंग मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे ताकि बच्चों को बेहतर समझ में आए और उसका डेवलपमेंट सही डायरेक्शन में हो। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब उत्तर किशोरावस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं तो उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बिलीव किस पर करते हैं? अपने सहपाठी पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, यानी वो अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इस टाइम हम लोग डांट कर कोई चीज को सिखा नहीं सकते, हम लोग उसको समझा कर ही सिखा सकते हैं। तो उत्तर किशोरावस्था के टाइम में आप क्या करेंगे, अपने विचारों का मुक्त आदान प्रदान करेंगे। आप एज ए टीचर क्या करेंगे, अपना जो भी थॉट होगा उसको आप ओपनली डिस्कस कीजिएगा, तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण जो है उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो किशोरावस्था वाला टाइम लाइन है, जो कि आपका 13 से लेकर के 18 ईयर्स तक होता है, ये क्या होती है, इस एज को हम लोग तनाव एवं तूफान की अवस्था कहते हैं। किसने कहा था इसको? इसको स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था इसको? स्टेनले हॉल ने। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्टेनले हॉल के द्वारा कौन सा कोटेशन दिया गया, तो उसने क्या बताया कि किशोरावस्था जो है तनाव एवं तूफान की अवस्था है। किसके द्वारा दिया गया? स्टेनले हॉल के द्वारा ये कथन दिया गया। तो इसका आंसर किशोरावस्था हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो अगर हम लोग गतिक कौशल की बात करें तो दो हो जाता है, एक हो जाता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल और एक हो जाता है आपका स्थूल गतिक कौशल। क्या हो जाता है? एक स्थूल गतिक कौशल। दोनों का एग्जाम्पल्स आप चीजें को याद रखिएगा। जो सूक्ष्म स्थूल वाला होता है स्थूल गतिक कौशल, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें आपका चलना शामिल है, इसमें आपका दौड़ना शामिल है। तो ये सारा स्थल स्थूल गतिक कौशल में आता है। दौड़ना, चलना, भागना हो गया, जैसे बड़ा बड़ा एक्टिविटी जैसे कूदना हो गया, ये सारा स्थूल आ गया। उन्हें भारी मैक्रो हो गया, ये कूदना हो गया, ये सारा इसमें होगा। और सूक्ष्म में क्या शामिल होगा? जैसे किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बच्चा जब पकड़ता है तो वो आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा, ऑब्जेक्ट का पकड़ना। फिर क्या आ जाएगा? कोई चीज को उठाना हो जाएगा बेसिकली। फिर हम लोग कह सकते हैं कि बटन वगैरह लगाना हो गया। बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो बटन लगाने सीखता है। फिर वो क्या करता है? वो चम्मच वगैरह से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। और चलना, दौड़ना, भागना, ये सारा आपका स्थूल गतिक कौशल में आएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया कि क्लास थर्ड के एक बच्चे का स्तर का सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण आपको देना है। जैसे यहाँ दोस्तों के साथ दौड़ना, तो ये तो स्थूल में आ जाएगा, ये नहीं होगा। सीढ़ियाँ चढ़ना, ये भी आपका स्थूल में आएगा। जब बच्चा छोटा होता तब क्या वो सीढ़ियाँ चढ़ पाता है? नहीं चढ़ पाता। खरगोश की तरफ फुदकना, ये भी आपका स्थूल में आ जाएगा। तो धागे में मोती पिरोना क्या हो जाएगा? एक सूक्ष्म गतिक कौशल का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और बैच वगैरह के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मूव टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है। हम लोग क्या जानते हैं? जब जो चालन वाला विकास की दर होता है, जब व्यक्ति कूदना, फादना, ये सब जो हम लोग देखे अभी अभी, ये सारा जो एक्टिविटी हो गया आपका, ऑब्जेक्ट का पकड़ना हो गया, उठाना, बटन लगाना, ये सारा गतिक कौशल है। तो इस प्रकार का जब गतिक कौशल में क्या होती है? व्यक्तिगत डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश होता है। यानी बच्चे का जो गतिक कौशल का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर होती है या स्थूल से सूक्ष्म की ओर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे में जो गतिक कौशल का विकास है, ये आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। किधर होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। इस चीज को आप याद रखिएगा। बहुत कोई को ये लगेगा कि सूक्ष्म से स्थूल कर होगा, बट इसमें जो क्रम जो है वो आपका स्थूल से सूक्ष्म होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच संज्ञानात्मक यानी कॉग्निजेटिव, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निजेटिव, तो आज आपका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया क्योंकि टाइम नहीं था उतना। तो कॉग्निजेटिव संज्ञानात्मक प्रबोधन कौशल को सुसज्ज करना चाहती है। यानी एक टीचर है जो विद्यार्थियों के बीच कॉग्निजेटिव स्किल को क्या करना चाहता है? डेवलप करना चाहता है या उसका डेवलप करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला है कि त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना। अगर कोई त्रुटि हो जाता है, कोई एरर हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है बच्चा से, और उसको आप बिना डिस्कस के अगर आप पार हो जाइएगा, तो क्या बच्चे का कॉग्निटिव स्किल डेवलप होगा? नहीं होगा। तो यही चीज से बचना चाहिए किसी भी टीचर को कि बिना एरर का डिस्कस किए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कोई एरर आया तो उसको डिस्कस कर लेना चाहिए। जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, ये आपका आएगा संज्ञानात्मक विकास में के डेवलपमेंट में, कि जो समझ में नहीं आता उसको हम लोग क्या बताएंगे और बेहतर तरीके से। उत्तरों का सहज अनुमान लगाना, तो अनुमान लगाना भी आपका कॉग्निटिव स्किल का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर हो गया, सेल्फ टेस्ट हो गया, ये सर आपका कॉग्निटिव स्किल में आएगा। बट त्रुटि के बिना अगर हम लोग त्रुटि के बिना हम लोग चर्चा को खारिज कर देंगे, त्रुटियों को बिना चर्चा के अगर हम लोग खारिज कर देंगे, तो वो आपका कॉग्निटिव स्किल के डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में यहाँ पर आ गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पूछा जा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपका जेटेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहां आपसे पूछा जाएगा कि ये अमुक थ्योरी किसने प्रस्तावित किया, ये कथन किसका है। इस टाइप का पैटर्न जेटेट का है। तो ये सब चीज आप मिस मत कीजिएगा। जहां पर हम लोग इससे पहले नोट्स में प्रोवाइड किए थे, लगभग 30 कोटेशन दिए थे आप लोगों को, जहां पर उन सारे कोटेशन को आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा कि कौन सा कोटेशन किसके द्वारा दिया गया। साथ ही एक और पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, जिसमें पूरा का पूरा एक साइड पूरा थ्योरीज रहेगा, जितने भी सीडीपी का थ्योरी है, और एक साइड किसने इन थ्योरी को प्रतिपादित किया, वो वाला सीट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहां से भी 2 या 3 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। तो जब आपके पास टाइम कम हो और आपको एग्जाम का तैयारी करना हो, तो पॉइंट वाइज पढ़ना बेहतर होता है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले आप खत्म कीजिए, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें अगर बाद में टाइम मिलता है तो उस पर आप ध्यान दें।
तो जेंडर स्कीमा थ्योरी किसने प्रस्तावित किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो है आपका एएसएल बेम के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वृद्धि मतलब यहाँ पर हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास होता है और ग्रोथ मतलब होता है वृद्धि। तो ग्रोथ किस चीज का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा है नहीं पूछा, नहीं करता पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका यह एक मात्रात्मक पहलू है। तो सही, हम लोग सभी जानते हैं कि ग्रोथ जो है वो आपका क्या है, क्वांटिटेटिव है, और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, ये याद रखें। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव है, तो ये तो आंसर आपका होगा नहीं, तो ये आंसर आप छाट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यह मापने योग्य नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं करता, यह जीवन पर्यंत नहीं है। हाँ, ग्रोथ जीवन पर्यंत नहीं होता है, और यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। हाँ, ये शारीरिक विकास को दर्शाता है, और ये दोनों में से इसका आंसर होगा कि यह मापने योग्य नहीं है, कि ग्रोथ को हम लोग माप नहीं सकते हैं, और यह जीवन पर्यंत नहीं है। तो सही बात है, जीवन पर्यंत नहीं है, बट ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यही चीज आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा कौन सा प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो यह मापने योग्य नहीं है, ये चीज आपका प्रतिनिधित्व नहीं करता है ये कथन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रोथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो इस टाइप का थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ लैंग्वेज का हेर फेर है, बहुत कोई यहाँ नहीं पढ़ेंगे ही नहीं, वो सीधा मार्क आ जाएंगे, ये मापने योग्य नहीं है, मार्क आ जाएंगे कि ये मात्रात्मक पहलू है, और बाकी देखेंगे भी नहीं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, ये जो ग्रोथ है वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चे का वृद्धि जो है वो मुख्यतः किस पर रिलेटेड है, वो फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, शारीरिक विकास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट किस पर डिपेंडेबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डेवलपमेंट आपका हेरिडिटी से डिपेंडेबल है, सही बात है, हेरिडिटी पर भी ये क्या है, डिपेंडेबल है। भौतिक पर्यावरण जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंडेबल है, ये भी सही बात है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट पर भी आपका क्या है, डेवलपमेंट क्या करता है, वेरी होता है, चेंज होता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर से भी क्या होता है, ये वेरी होता है। तो ये तीनों पर निर्भर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर, तो तीनों पर क्या है, ये निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विकास इन तीनों पर क्या है, डिपेंडेबल है, निर्भर है। इन तीनों में कुछ भी चेंज आएगा तो डेवलपमेंट पर भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक जरूर कीजिए, सेशन को लाइक करने से मोटिवेशन बना रहता है। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितने आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है, यानी बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म से लेकर के 2 साल तक बच्चा ये समझ नहीं पाता, डिफर नहीं कर पाता किसमें, लड़का और लड़की में, बॉय और गर्ल में उसको कोई समझ नहीं होता कि कौन लड़का है कौन लड़की है। जैसे जब हम लोग ज्यादा बड़ा हो जाते हैं तो हम लोग को समझ में आने लगता है कि वो लड़का है वो लड़की है, यानी कि उसका जेंडर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। बट किस आयु तक व्यक्ति क्या कर सकता है, लिंग स्थापित नहीं कर सकते, जेंडर पहचान नहीं सकते। तो कौन सा एज तक, 2 साल तक के एज तक जो है बच्चे क्या लिंग पहचान स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि डेवलपमेंटल वर्क जो है किसने प्रचलित किया था। तो डेवलपमेंटल थ्योरी यानी विकासात्मक सिद्धांत किसने प्रचलित किया था, इसका आंसर हो जाएगा हेविगहर्स्ट। क्या हो जाएगा, हेविगहर्स्ट। और आई थिंक ये केवीएस में भी एक बार पूछा गया था, केवीएस का जो फिलहाल का एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विकासात्मक कार्य किसने प्रचलित किया था। तो हेविगहर्स्ट के द्वारा विकासात्मक कार्य जो है वो प्रचलित किया गया था। ऑप्शन नंबर, यहाँ उल्टा पुल्टा हो गया क्या, एबीसीडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेविगहर्स्ट ने ही विकासात्मक कार्य को क्या प्रचलित किया था। इसका आंसर हेविगहर्स्ट होगा, ठीक है। ये ऑप्शन में यहाँ पर मिसमैच है, ये हो जाएगा या बी हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है, तभी अभी हम लोग सारों को डिस्कस किए। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आपका आ जाता है शैशवावस्था 5 साल तक। फिर क्या आता है, बाल्यावस्था आता है। बाल्यावस्था के बाद क्या आता है, किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था के बाद क्या आता है, प्रौढ़ावस्था आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा कि जन्म पूर्व विकास का सही क्रम है, यानी माँ के गर्भ में विकास का क्रम क्या सही है। तो माँ के गर्भ में सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहले बनता है जाइगोट बनता है, यानी कि जुग्मनज बनता है। उसके बाद उस जाइगोट से भ्रूण बनता है, और भ्रूण से क्या बनता है, शिशु बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि 6 या 7 वर्ष का बालक, कोई एक बच्चा है जिसका एज क्या है, 6 या 7 साल का बालक है, जो दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। हम लोग क्या जानते हैं कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें आपके ईगो सेंट्रिज्म का गुण आ जाता है। ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित हो जाता है, वो अपने आप को सब कुछ मान लेता है, बाकी अगर कोई कुछ बोलता है तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। इवन तो हम लोग भी उस पेज से निकल चुके हैं, उस टाइम हम लोगों को कोई कुछ बोलता था तुरंत हम लोग चिढ़ जाते थे, क्या बक रहा या क्या बोल रहा है, ये जरूरी नहीं मेरे लिए, हमको पता है हम मेरे लिए क्या जरूरी है। तो इस टाइप का थॉट जब आने लगता है तो उसे हम लोग ईगो सेंट्रिज्म के नाम से जानते हैं, यानी अहम केंद्रित। तो 6 से 7 साल का बच्चे में ये क्वालिटी देखने को मिलता है। वो उस टाइम क्या करता है कि दूसरे के विचार को वो स्वीकार नहीं करता है। कोई अगर उसके लिए अच्छा भी बोल रहा है तो भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है, वो अहम केंद्रित होता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है तो ईगोसेंट्रिज्म घटने लगता है। बट कुछ लोगों में ईगोसेंट्रिज्म बहुत सालों तक कंटिन्यू करते रहता है, फिर बाद में बहुत कुछ झेलना ही पड़ता है उन लोगों को, जो लोग ज्यादा अहम केंद्रित होता है। एक लेवल तक तो ईगोसेंट्रिज्म होना चाहिए, बट एक लेवल अगर बहुत ही हाई लेवल की ईगोसेंट्रिज्म है, हर एक छोटा मोटा चीज में अगर वो अहम केंद्रित है कि ये क्यों कर दिया, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार से हमको देखना नहीं चाहिए था, या कोई शर्ट पहन के आया है उस शर्ट पर कोई कमेंट कर दिया तो उसको खराब लग गया, तो इस टाइप की ईगोसेंट्रिज्म जो है वो अच्छा नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, यानी एक बच्चा है जो ईर्ष्या का प्रदर्शन कर रहा है, तो किस एज तक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है, यानी अब उसको दूसरे के चीज देख करके ईर्ष्या होने लगता है। ईर्ष्या मतलब किसी और के चीज को देख करके हम लोगों के अंदर जलन आना, तो किस माह तक ये बच्चा के अंदर आने लगता है। तो ये आपका बच्चा का एज जब 18 ईयर्स की तक, सॉरी 18 ईयर्स नहीं, 18 मंथ, क्या बच्चा जब 18 माह का पहुंच जाता है, 18 मंथ तक का पहुंच जाता है, तब उसके अंदर ईर्ष्या की भावना जो है आने लगता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेटेट में देखने को मिलेगा, जो बहुत ही डीप लेवल का है। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना, ओपन स्लेट किसने माना। इस टाइप के क्वेश्चन आपका जेटेट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, कहीं नोट बना के रख सकते हैं, या पीडीएफ है तो पीडीएफ को एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद आ जाएगा आपको। तो किसने शिशुओं के मस्तिष्क को पूरा का पूरा खाली स्लेट माना, तो किसने माना, तो जॉन लॉक के द्वारा माना गया। जॉन लॉक ने क्या माना कि शिशुओं का जो पूरा ब्रेन होता है वो खाली स्लेट होता है, फिर हम लोग उसमें जो भी इनपुट डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो आगे जो है उसका नॉलेज इंक्रीज होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डीप क्वेश्चन है ये, कि गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुंह खोलना। जब बच्चा छोटा होता है तब आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब आप उसको गाल को छुइएगा तो वो अपने सिर को घुमाने लगेगा, साथ ही अपना मुंह को भी खोल लेगा। तो ये नवजात शिशुओं में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो प्रतिवर्त क्रिया है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका रूटिंग के अंतर्गत आता है। इसको रूटिंग कहा जाता है। जब हम लोग किसी नवजात शिशु के गाल को छूते हैं तो वो सिर को घुमाता है, फिर अपना मुंह को भी वो खोलता है, तो ये रूटिंग है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, बहुत कोई इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे हमको पता है। 22 आपसे पूछा जा रहा है कि विकास का वो चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहता है। यानी डेवलपमेंट का एक फेज ऐसा आता है जब हम लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीजों को सीखने लगते हैं। हम लोग अपना स्किल का डेवलपमेंट का जो लेवल होता है, जो आपका ग्राफ होता है, बहुत ही तेजी से बढ़ता है। तो उस पीरियड को हम लोग संवेदनशील अवधि के नाम से जानते हैं। जैसे अभी आपका जेटेट का एग्जाम जैसे नजदीक नजदीक आते जाएगा तो आपका इस पढ़ने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, आप सीखने के लिए ज्यादा तत्पर हो जाएंगे, तो आपका स्किल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आप क्या हो गए, संवेदनशील हो गए, क्योंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है, आप पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। तो संवेदनशील अवधि में कोई भी चीज हम लोग सबसे बेहतर सीखते हैं। बेहतर नहीं बोल सकते, हम लोग कह सकते हैं कि तेजी से सीखते हैं, स्पीड हम लोग सीखने लगते हैं। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। और आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो और 7 क्वेश्चन है। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है वो बाल्यावस्था है। और बाल्यावस्था में भी किस अवस्था को, बाल्यावस्था को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो किस बाल्यावस्था में भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना गया है, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका शैशवावस्था। क्या हो जाएगा, शैशवावस्था को भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है। और इस टाइम अगर हम लोग किसी बच्चों को भाषा बेहतर तरीके से नहीं सिखाते हैं
तो आगे उसको बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, और उसको जब हम लोग भाषा सिखाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। तो शैशवावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 24। और 24 आपसे पूछा जा रहा है कि नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे आवाज, रंग और गंध को पहचानना। ये सही लग रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नवजात शिशु बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे आवाज को पहचान सकते हो, रंग को पहचानते हो, गंध को पहचान सकते हैं। नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ये भी गलत स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित होती है, ये भी गलत है, देख भी तो सकता है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं आप कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। और 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। हम लोग जानते हैं बचपन में हम लोगों का खुशी अलग था, किशोरावस्था में जब खुशी का जो फैक्टर है वो अलग हो जाता है। फिर जब आप एजेड हो जाते हैं, जब आपको पैसा वगैरह इनकम वगैरह जनरेट करना होता है, उस टाइम खुशी अलग हो जाता है। फिर जब आप शादीशुदा हो जाते हैं, बाल बच्चा हो जाता है, उस टाइम आपके लिए खुशी अलग होता है। तो इस अधिनियम के अनुसार क्या कहता है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। बात तो सही है, आप देखते हैं ये भी स्टेटमेंट सही है। वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल है। तो वयसंधि काल खुशी का काल उतना नहीं होता है। वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी का काल होता है। सबसे ज्यादा दुख कब होता है आपका? वयसंधि काल में होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि हाँ, जब बहुत ही ज्यादा एजेड हो जाता है आदमी, 96, 97, 98, जब बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे मेमोरीज को भूल जाते हैं, तब वो बहुत दुख की काल होती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो ए और सी दोनों यहाँ सही स्टेटमेंट लग रहा है। अब डी को देखते हैं कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी का काल होता है। यह आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ दोनों को मिला लिया गया। ए भी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है, बट डी में दोनों को मिला करके बताया गया। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन का जो प्रथम वर्ष होता है सबसे अधिक खुशी मिलता है उस टाइम हम लोगों को। घर वाला का प्यार मिलता है, नए नए आप पृथ्वी पर आते हैं, आपको पूरा एकदम इज्जत दिया जाता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इज्जत की कमी आने लगती है। फिर हम लोग खुद एक दुनिया बना लेते हैं अपने चारों ओर कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर कुछ चीजें नहीं होता है अपने अकॉर्डिंग, फिर क्या हो जाते हैं, हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर एक टाइम आने के बाद वो सारी चीजें होने लगती है जो आप चाहते हैं, तो फिर आप फिर आप खुश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे टाइम पार हो जाता है। फिर जब 90, 95, 80 ईयर्स के एज तक पहुंच जाता है, जब वयसंधि काल पहुंच जाता है, तब इंसान फिर दुख में घिरने लगता है। क्योंकि आप क्यों वो घिर जाता है, उसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है दोस्त छूटने लगता है, और भी बहुत सारे एक्टिविटी होता है जो सही नहीं होता उसके लिए। तो इन सब कारणों से वयसंधि काल जो है वो आपका सबसे दुखी का काल होता है। इस चीज को हम लोग ये क्या है आपका कर्मा है, या हम लोग कह सकते हैं कि ये एकदम ट्रू है, अब इससे कोई बच नहीं सकता है, ये होना ही होना, तय है ये होना। इसलिए कहता है कि जब तक आप डेली बेसिस पर आपको खुश रहना चाहिए। खुश रहने के लिए आपको कोई भी वजह नहीं ढूंढना चाहिए कि हाँ इसके कारण आप खुश हैं। आप खुश रहना सीखिए, भले कुछ भी कारण हो सकता है, छोटे छोटे कारण से भी आप खुश रह सकते हैं। आप जब टहल रहे हैं, टहलते वक्त अगर आपको कोई पेड़ पौधा दिख गया या कोई जानवर दिख गया जो कुछ तो आप खुश हो सकते हैं। तो खुशी रहने के लिए कोई बहुत बड़ा कारण आपको नहीं चाहिए कि हाँ ये हो जाएगा तब आप खुश होंगे, तो वो दिन कभी नहीं आता। और आता है तो उस टाइम हो सकता है कि आपको साथ और कोई दूसरी घटना घट जाती है उसी के साथ जुड़ा हुआ, तो फिर आप खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये सारी चीजें जीवन में चलती रहती है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 26। 26 आपसे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट ए दिया गया है और स्टेटमेंट आर दिया गया है। स्टेटमेंट ए बोला जा रहा है आपको कि बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु क्या क्या चाहिए? प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए, और बहुत सारे अवसर हम लोगों को प्रदान करना चाहिए। आरंभिक बाल्यावस्था में ये सारा चीज हम लोगों को करना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। कोई भी बढ़िया डिश बनता है तो सबसे पहले हम लोग ऑफर किसको करते हैं? बच्चे को करते हैं। और उसको हम लोग देखभाल भी बहुत ज्यादा करते हैं, उसको हम लोग केयर भी बहुत ज्यादा करते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए हम लोग बहुत सारे अवसर भी खोलते हैं। तो स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव और सही स्टेटमेंट है। अब रीजन क्या दिया गया इसके पीछे? अब क्या बोला जा रहा है आप सुनिए ध्यान से कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। कि अगर मान लेते हैं कि किसी की बचपन या किसी की बाल्यावस्था बहुत ही गंभीर रूप से वो वंचित रहा इन सब से, यानी उसको प्यार नहीं मिला, बढ़िया देखभाल नहीं मिला, या उसको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, तो क्या बाद के वर्षों में इसको हम लोग आसानी से बदल देंगे? नहीं बदल सकते हम लोग,
क्योंकि उस टाइम उसके दिमाग में, उसका सबकॉन्शियस माइंड में जो भी नेगेटिव चीजें बैठ गया है उसको आप हटा तो सकते हैं, बट आसानी से नहीं हटा सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एक्टिविटी, बहुत सारे थ्योरीज है कि आप कैसे हटा सकते हैं। बहुत सारे चीजें आपको करना होगा, तब जाके आप उसका उस टाइम के जो मेमोरीज है उसको रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी खुशियों के रिप्लेस से। बट ये आसान नहीं होता। तो स्टेटमेंट रीजन आर जो है पूरा का पूरा गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका कि ए सही है, बट आर जो है वो पूरा का पूरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27, और हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्लास आपका खत्म हो जाएगी। 27 आपसे पूछा जा रहा कि मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित किस अवस्था से संबंधित है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से यह संबंधित है। यानी ये आपका बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, यानी कि जो मूर्त परिस्थिति है किससे रिलेटेड है, आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। तो ये आपका बौद्धिक विकास से संबंधित है, कब, बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, शुद्ध विकल्प को चुनकर निकालिए। अब चारों स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा अब आपको। एक उच्च बुद्धि संपन्न व्यक्ति हमेशा सृजनशील होता है। ये क्या बोला जा रहा है कि एक बहुत ही हाई इंटेलिजेंसी वाला व्यक्ति क्या होती है, हमेशा क्रिएटिव होती है, क्रिएटिव होती है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत ही हाई बुद्धि वाले व्यक्ति क्रिएटिव हो, कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी क्रिएटिव क्रिएटिव होते हैं। तो ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, बी स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा बुद्धिशील नहीं होता। एक सृजनशील व्यक्ति हमेशा बुद्धिशील नहीं होता। तो जो भी व्यक्ति क्रिएटिव होगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो बुद्धि होगा, भले हाई बहुत ही बुद्धि ना हो, बट कुछ तो बुद्धि होगा इसमें। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता, किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही। एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति, हाँ ये स्टेटमेंट कहीं सही लग रहा है। फिर नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति की बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कोई संपर्क नहीं होता। ये तो पूरा गलत है कि बुद्धि और क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंसी और क्रिएटिविटी के बीच में एक रिलेशन होता है, ये हम लोग जानते हैं। बट ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सी को आप देखिएगा तो वहां क्या बोला जा रहा है कि एक बुद्धि संपन्न व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता। हाँ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति के पास बुद्धि बहुत ज्यादा बट वो क्रिएटिव नहीं है, ऐसा देखा गया है, बहुत सारे हैं एग्जांपल। किंतु एक सृजनशील व्यक्ति बुद्धि संपन्न होगा ही, बट अगर एक कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसमें बुद्धि जरूर होगा। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29, और 29 आपसे पूछा जा रहा है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए, यानी कि मान आप ही का एग्जांपल लेते हैं कि आप एक मैथ टीचर है और आप मैथ पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो आप क्या करते हैं, जब सवाल हल करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, तो उसमें प्रक्रिया को एक्सप्लेन करने के लिए भी आप बोल रहे हैं बच्चों को। तो ऐसा करके आप क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या, इससे क्या बेनिफिट है। बोला जा रहा है कि अर्थिन है, अर्थिन तो नहीं, इससे बच्चा कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेगा। कभी कभार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अर्थिन है, ये गलत है। कभी कभार इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी गलत है। हम लोग को हर एक स्टेप को समझाना चाहिए। अधिगम की गति को बाधित नहीं करता, ये अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होती है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये क्या होती है, हेल्पफुल होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा कि विद्यालयों में सह पाठ्येतर एक मिनट, विद्यालयों में को करिकुलर एक्टिविटी क्यों आयोजित की जाती है, कि इससे संस्था की प्रसिद्धि में सहायक है, छात्र के समग्र विकास में सहायक है, कि शुल्क लेने को न्यायोचित ठहरा है उन विद्यार्थियों को जो अध्ययन में रुचि नहीं रखते। तो इससे बच्चा का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, जिसलिए हम लोग सह पाठ्येतर को करिकुलर एक्टिविटीज को हम लोग स्कूल में कंडक्ट कराते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे का डेवलपमेंट के लिए। तो इससे बच्चे का क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस किए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 30 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और इसी प्रकार से हम लोग सेशन को आगे ले जाएंगे। बाकी और भी सेशंस अपलोड होते रहेगा ऑन डेली बेसिस। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम नैनो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज बैचेस भी अवेलेबल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगा। और बाकी अगर कंप्लीट बैच लेना है तो कंप्लीट बैच में आपको टेस्ट सीरीज, नोट्स और वीडियोज अवेलेबल है सारे कोर्सेज का। आप एग्जाम बहुत ही नजदीक होने को है, तो देखते हैं कि एग्जाम कब तक होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सेशन अभी एप्लीकेशन में भी चलाया जा रहा है और यूट्यूब में भी चलाया जा रहा है। और बाकी सारी चीज़ें आपका डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव है। आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आप उतना ज़्यादा नॉलेज को गेन करेंगे, उतना आप नज़दीक पहुंचेंगे सक्सेस का। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एक्टिवनेस। आपको एक्टिव रहना काफ़ी जरूरी है। अगर आप एक्टिव नहीं है एग्जाम को लेकर के तो दिक्कतें आ सकती है एग्जाम में। तो इसलिए अभी से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि अभी भी आई थिंक
अगस्त महीना चल रहा है अभी 10 डेज, और उधर भी 10 डेज, 20 डेज अभी भी आपके पास है। 20 डेज में भी आप क्या कर सकते हैं, जेटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थैंक यू।